Hello, my dear students. My name is Shama Parveen and I am your new science educator. From today's onward, I'm going to take your science class. Okay? So, my dear students, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एयर एंड वाटर। ठीक है, आप सब लोगों को पता है एक ह्यूमन बीइंग के लिए जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए और हवा चाहिए। अगर ये दो चीजें नहीं रहेंगी देन वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब देखिए, जब ये चैप्टर आप फिनिश कर लोगे तो इस चैप्टर के बाद आपको क्या समझ में आएगा कि हमारे लाइफ में एयर और वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर एयर के कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब एयर किन किन गैसेस को मिला के बना हुआ है। उसके बाद हमारे एयर का कितने टाइप्स के प्रॉपर्टीज होते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखेंगे। फिर उसके बाद वाटर को प्यूरिफाई करने का प्रोसेस क्या होता है, उसको शुद्ध करने का क्या प्रोसेस होता है, हम ये देखेंगे। उसके बाद हम पानी से गंदगी कैसे हटा सकते हैं, हम वो सब इसमें देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पीने का पानी जो हमारा हमारा पोर्टेबल वाटर है उसको हम किस तरीके से प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं। तो चलिए देखते हैं एयर एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, आप सब लोगों को पता है हवा का क्या मतलब है। अभी जो हम सांस ले रहे हैं हम हवा ही अपने अंदर ले रहे हैं। ठीक है, सो एयर कहाँ पे है, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? एयर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, देयर इज एन एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, दिस लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारे एयर में एक लेयर पूरा इस तरीके से बना हुआ है और इसी लेयर को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, और एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर जो है आपका कई सारे डिफरेंट गैसेस को मिला के एक मिक्सचर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर बहुत ही थिक होता है और साथ ही साथ बहुत ही हैवी होता है ग्राउंड के पास। पर जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे वैसे वैसे जो ये हमारा एटमॉस्फेयर का लेयर है वो पतला और हल्का होता चला जाएगा। It gets thinner and lighter far away till it comes to an end. After the atmosphere ends, space begin. आप सब लोगों को पता है कि जहां पे हमारा एटमॉस्फेयर खत्म होता है उसके बाद से हमारा स्पेस स्टार्ट होता है। चलिए, तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे हमारे एटमॉस्फेयर के कितने लेयर्स होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं माय डियर चिल्ड्रन, उसी तरीके से एटमॉस्फेयर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं आइए देखते हैं। जो पहला आपका पार्ट होता है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर का पहला लेयर होता है। इसमें क्या होता है? गैसेस होती हैं जो हम ब्रीथ करते हैं, मतलब जो हवा अभी हम अपने अंदर ले रहे हैं वो इसी लेयर में पाई जाती हैं। ठीक है, ऑल द वेदर फेनोमेना अकर्स इन दिस लेयर। और जितने भी वेदर होते हैं, चाहे समर, विंटर, रेनी, जितने भी वेदर सीजन्स होते हैं वो सारे के सारे आपके ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रोपोस्फेयर के बाद बारी आती है स्ट्रेटोस्फेयर की। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर? देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकेंड लेयर। जेट एयरक्राफ्ट fly in this layer because there is no disturbance due to weather here. It contains ozone layer. Ozone absorbs the harmful UV rays of the sun. अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर आपका ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है और इसी लेयर में हमारे प्लेन्स उड़ते हैं। ठीक है, और इसी लेयर में एक चीज आप लोग याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ट्रोपोस्फेयर इंपॉर्टेंट इसलिए है यहाँ पर वो सारी हवाएं प्रेजेंट है जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेम वैसे ही आपकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, ठीक है, जो सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको रोकने का काम हमारी एक लेयर करती है जो कि कहलाती है ओजोन लेयर। वो ओजोन लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ये ओजोन लेयर ना हो तो सन की डायरेक्ट रेज हमारे पास आएंगी और जब हमारे बॉडी पर, जब हम ह्यूमंस की बॉडी पे सन की डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, देन इट कॉजेज स्किन कैंसर। ठीक है, चलिए फिर थर्ड आपका लेयर आता है मेसोस्फेयर। ठीक है, अब ये मेसोस्फेयर क्या है?
दिस इज द थर्ड लेयर. Meteoroids up or pieces of rock burn up in this layer and hence do not reach the earth. अच्छा, मेसोस्फेयर आपका इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, ये आपकी थर्ड लेयर है. पहला क्या है? थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर में जितने भी मीटेरॉइड्स आते हैं, आप सब लोगों को पता है मीटेरॉइड्स क्या होते हैं. बहुत छोटे छोटे बॉडी होती है अर्थ की, तो जब वो अर्थ पर आती हैं, ठीक है, तो वो जलना शुरू हो जाती हैं अर्थ के फ्रिक्शन की वजह से. ठीक है, तो वो सारे के सारे जो मीटेरॉइड्स होते हैं वो जलते हैं इसी लेयर में आके, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट हमारे अर्थ के ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती हैं. फिर आपका फोर्थ लेयर आता है थर्मोस्फेयर. अब ये थर्मोस्फेयर क्या है देखते हैं. इट इज द फोर्थ लेयर. Space shuttles orbit in this layer. Okay, so my dear students, you can see in this picture आपका जो ये थर्मोस्फेयर है, ये देखिए, इसी थर्मोस्फेयर में हमारे जितने ये सैटेलाइट्स होते हैं, आप देख सकते हो. ठीक है, थर्मोस्फेयर में हमारे सारे सैटेलाइट्स, जितने भी मैनमेड सैटेलाइट्स हैं, वो भेजे जाते हैं इसी लेयर में. ठीक है, उसके बाद लास्ट और जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है आपके एटमॉस्फेयर का, उसका बारी आता है. उसका नाम है एग्जॉस्फेयर. ठीक है, अब एग्जॉस्फेयर की क्या स्पेशलिटी है? इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. फ्रॉम हेयर द एटमॉस्फेयर मर्जेस इनटू द आउटर स्पेस. अच्छा, आप सब लोग ये देख सकते हो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर. अब जो थर्मोस्फेयर के ऊपर वाला एरिया है, इसे हम एग्जोस्फेयर कहते हैं. यहां से हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर वाला, हमारे अर्थ का जो स्पेस का एरिया है, वो खत्म हो जाता है. वहां से फिर आपका स्टार्ट होता है आउटर स्पेस. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. चलिए, अब एक चीज और, हमारा एटमॉस्फेयर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा एटमॉस्फेयर? ठीक है, चलिए देखते हैं. The atmosphere is of great importance for the existence and continuation of life on the earth. ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर हमें क्यों चाहिए? अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे. तो हम ह्यूमंस के लिए, हम सारे लिविंग क्रिएचर्स के सर्वाइवल के लिए हमें एटमॉस्फेयर चाहिए. Presence of oxygen in air makes respiration possible for living things and thus supports life. Oxygen is also necessary to create a fire. ठीक है, अच्छा, अब सब लोगों को पता है हम लोग कौन सी गैस लेते हैं अपने अंदर? O2 यानी ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं. ठीक है, और ऑक्सीजन सारे के सारे लिविंग क्रिएचर्स को चाहिए. ठीक है, ऑक्सीजन की ही वजह से हम फायर को भी जला सकते हैं. ठीक है, आग जलाने के लिए भी हमें कौन सा गैस चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है, the atmosphere absorbs energy from the sun and warms the earth surface by retaining heat and not letting it escape. It reduces temperature extreme between day and night. हमारा एटमॉस्फेयर सारा का सारा एनर्जी जो हमारे सन से आता है, जिससे हमारी अर्थ गर्म होती है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, और वो उसको वापस जाने नहीं देता है. ठीक है, इसी से क्या होता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर एक्सट्रीम्स बिटवीन डे एंड नाइट. इसी की वजह से आप देखते होंगे कि दिन में गर्मी होती है तो रात में हमें ठंडी मिलती है. ऐसा क्यों होता है माय डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि जो हमारा ये एटमॉस्फेयर, ये सारे के सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है डे टाइम में. ठीक है, द एटमॉस्फेयर रिसाइकल्स वाटर ऑफ द अर्थ थ्रू द वाटर साइकिल. अच्छा, अब एटमॉस्फेयर हमको वाटर साइकिल को रिसाइकल करने में भी हेल्प करता है. ठीक है, जिसकी वजह से बारिश होती है. The atmosphere protects life on the earth by absorbing harmful ultraviolet radiations of the sun. अच्छा, एटमॉस्फेयर में ही आपका स्ट्रेटोस्फेयर आता है, जहां पे आपका ओजोन लेयर प्रेजेंट है. और वो ओजोन लेयर हमें किस चीज से बचाता है? सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से. ठीक है, क्योंकि अगर वो सन रेज हमारे तक डायरेक्ट आ जाएंगी तो हम सारे ह्यूमन बींग्स को स्किन कैंसर का खतरा रहेगा, और साथ ही साथ हम लोग भी अच्छे से जी नहीं पाएंगे. ठीक है, तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो हमें सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है. द एटमॉस्फेयर बर्न्स ऑफ meteoroids and prevents them from hitting the earth. Most of the sound we hear travel through the air. अच्छा,
आप ये भी जानते हो एटमॉस्फेयर हम लोगों को मीटेरॉइड्स के अटैक से भी बचाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले ये चीज पढ़ा है कि आपका मेसोस्फेयर में, ठीक है, मेसोस्फेयर जो कि तीसरा लेयर है एटमॉस्फेयर का, यहीं पे ये मीटेरॉइड सारे के सारे जलकर खत्म हो जाते हैं। अब सपोज करो अगर ये मीटेरॉइड जलते नहीं और ये डायरेक्टली स्पेस से अर्थ पे आके गिरते, तो इमेजिन करो कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती। ठीक है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो मीटेरॉइड्स को रोकने का भी काम करता है। मोस्ट ऑफ द साउंड वी हेयर ट्रेवल थ्रू द एयर। हम लोग जो भी साउंड सुनते हैं, मैं भी आपसे बात कर रही हूं, आप लोग सुन रहे हो, ठीक है, तो ये भी हम एयर की ही हेल्प से कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एयर क्या होता है वो देखते हैं। Air is a mixture of various gases. The two main gases present in the atmosphere are nitrogen and oxygen. So, my dear students, always remember the two most important gases which constitute our air is nitrogen and oxygen. Okay, in this diagram you can see the percentage of nitrogen is 78% and the percentage of oxygen is 21%, and this will become 99%. Rest 1% lead by other gases. Okay, अच्छा, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, बट जो दो सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस हैं वो है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड सम अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड सम अदर गैसेस भी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, हमारे एयर में। अच्छा, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेस हैं। अच्छा, वो अदर गैसेस में और कौन कौन सी गैसेस हैं? यू कैन सी हियर द अदर गैसेस आर योर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन, नियॉन, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। The percentage of dust, smoke and water vapor varies according to the environment. ठीक है, अच्छा, हमारे एनवायरमेंट में डस्ट भी है, ठीक है, साथ ही साथ वाटर वेपर भी है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं। कहीं पे ज्यादा धूल मिट्टी उड़ती है तो कहीं पे ज्यादा बारिश होता है। ठीक है, चलिए, तो अब माय डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे हमारे एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं। सो द नंबर वन गैस विच इज प्रेजेंट इन आवर अर्थ, इन आवर एयर इज ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या है चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट गैस है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो इट मीन्स यहाँ पे कोई लिविंग बीइंग ही नहीं रहेंगे। एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग। आप सब जानते हो एयर हमें क्यों चाहिए, हमको सांस लेने के लिए, हम ह्यूमन बींग्स को हमें एयर चाहिए। द एयर वी ब्रीथ in is called inhaled or inspired air. Now what is the meaning of inhalation and inspired air? ठीक है, inhaled का क्या मतलब होता है? जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, मीन्स हमने अपने अंदर लिया, वो हमने इनहेल किया। ठीक है, द एयर दैट वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सहेल्ड और एक्सपायर्ड द एयर। ठीक है, आप जानते हो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं देन वी आर इनहेलिंग द एयर, ठीक है, और जब हम सांस छोड़ते हैं वी आर एक्सहेलिंग द एयर। The exhaled air has higher percentage of carbon dioxide than inhaled air. हम कौन सा एयर इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। और कौन सा एयर हम एक्सहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। It is also slightly warmer than the inhaled air. Oxygen is also needed for burning. अच्छा my dear students, एक चीज आप लोग जानते हो, जब आप सांस लेते हो और जब आप सांस छोड़ते हो, आप ये फील करते हो ना कि जब आप सांस छोड़ते हो तो गर्म आपको महसूस होता है। वो क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, और ऑक्सीजन आपको बर्निंग के लिए भी चाहिए। ठीक है, जब आग जलती है तो उसमें ऑक्सीजन का भी कंट्रीब्यूशन होता है। चलिए, अब ऑक्सीजन के बाद जो अगला गैस आता है हमारे एयर में वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 है। ठीक है, ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 है, आप देख सकते हो, बट कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है एयर में? वो है 0.03%। ये आपको याद होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन आपका 78% है, ऑक्सीजन 21% है, तो ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है, it is needed by plants to synthesize their food with the help of water and sunlight in presence of
chlorophyll. This process is called photosynthesis. It also plays an important role in maintaining the earth temperature by trapping the heat radiations. All living things give out carbon dioxide during breathing. Burning of fuels also release carbon dioxide into the atmosphere. Now my dear students, see, कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स को चाहिए, ठीक है? और उन्हें वो क्यों चाहिए? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से ही वो खाना बनाते हैं अपना, ठीक है? और वो जो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है? जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है? और फोटोसिंथेसिस के ही थ्रू प्लांट जो है खाना बनाते हैं, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स ऑल्सो रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम कोई फ्यूल को जलाते हैं, मान लीजिए कोई लकड़ी जला रहे हैं, कोई कोयले को जला रहे हैं, तो उससे जो फ्लेम्स निकलते हैं ना, तो कौन सी गैसेस निकलती हैं उससे? कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें निकलती हैं। अब तीसरा गैस जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आता है, वो आता है आपका नाइट्रोजन। तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78%। सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन। 78% of gas present in the air is nitrogen. Living things cannot use directly nitrogen from the air. Plants take in nitrogen from the soil with the help of bacteria. ठीक है? अच्छा, हम ऑक्सीजन डायरेक्ट इनहेल कर सकते हैं और डायरेक्ट एक्सहेल कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, बट माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। तो किसके हेल्प से लेते हैं? हम नाइट्रोजन का इनटेक करते हैं प्लांट्स के थ्रू, ठीक है? क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? नाइट्रोजन को बैक्टीरिया से लेते हैं, और वही प्लांट्स जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन पहुंचता है। नाइट्रोजन गैस एडेड टू द सॉइल थ्रू केमिकल फर्टिलाइजर्स और डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द फूड दैट दे ईट। अच्छा, अब जो नाइट्रोजन होता है वो कैसे ऐड ऑन किया जाता है? वो जितने भी फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज होते हैं खेती के टाइम पे, या जब भी हम कोई प्लांटेशन वगैरह करते हैं, तो हम जो उनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो इसके थ्रू तो प्लांट्स को मिल गया, बट एनिमल्स को कहाँ से मिलता है नाइट्रोजन? एनिमल्स को नाइट्रोजन मिलता है जो वो खाना खाते हैं उसके थ्रू, ठीक है? अब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के बाद अदर गैसेस की बारी आती है जो हमारे एयर में प्रेजेंट है। कौन से वो अदर गैसेस हैं? लेट्स सी। स्मॉल ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस लाइक हाइड्रोजन, आर्गन, नियॉन। ये देखिए, ये तीनों के बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के बाद बारी आती है आपकी हाइड्रोजन, आर्गन और नियॉन की। ये वो सारे गैसेस हैं जो उन तीनों के अलावा हमारे एयर में प्रेजेंट हैं। आर्गन एंड नियॉन आर यूज्ड टू प्रोड्यूस कलर्ड ग्लो इन ग्लास यूज्ड। अच्छा, आर्गन और नाइट्रोजन का यूज कहाँ होता है? ठीक है, आर्गन और नाइट्रोजन का यूज होता है कलर्ड ग्लो इन ग्लास। आपने देखा होगा कुछ ग्लासेस में बहुत कलरफुल ग्लो होता है, ठीक है? कुछ तो एकदम ट्रांसपेरेंट है, बट कुछ में से आप देखते हो कि बहुत सारी कलरफुल चीज, मतलब कलरफुल काफी उनमें प्रेजेंट होता है कलर, ठीक है? काफी कलरफुल कलर्स होते हैं। तो वो किसकी हेल्प से आते हैं? वो आते हैं आपके आर्गन और नियॉन से, ठीक है? अब गैसेस के बाद बारी आती है मॉइस्चर की। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है? अच्छा बोलो। Water vapor in the air comes from evaporation of water from the surface of water bodies like ocean, sea, river, etc. आप सब लोग जानते हो वाटर वेपर कैसे बनता है। वाटर वेपर प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन के थ्रू बनता है। और इवापोरेशन में कहाँ से पानी हमें मिलता है? जब वो पानी हमें मिलता है आपके ओशन वाटर से, सी वाटर से और रिवर से, ठीक है? इट कॉजेस चेंजेस इन द वेदर सच एज फॉग, स्नो, रेन एक्सेट्रा। और मॉइस्चर की वजह से बहुत सारे वेदर में चेंजेस आते हैं, जस्ट लाइक फॉग, स्नो, रेनफॉल। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अच्छा, आपको एक यहाँ पर वर्ड मिल रहा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? कभी कभी स्टूडेंट्स, बहुत ऐसा नहीं लगता है गर्मी है, बट बहुत चिपचिपापन लगता है, बॉडी में बहुत चिपचिपाहट होती है, स्टिकीनेस लगता है, ठीक है? तो द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, उस टाइम एयर में
कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, वो कहलाता है ह्यूमिडिटी। High humidity make us feel uncomfortable as our perspiration does not evaporate easily. और जब high humidity होती है तो हमें बहुत uncomfortable feel होता है। कैसे uncomfortable feel होता है? हमें बहुत चिपचिपाहट महसूस होती है। और humidity ज्यादातर आपको तब feel होता है my dear students जब बारिश होती है। बारिश के बाद जब अचानक से धूप निकलता है तो वो जो पीरियड ऑफ स्पैन ऑफ टाइम होता है उस टाइम हम ह्यूमिडिटी को सबसे ज्यादा फील कर सकते हैं। ठीक है, एयर इज ऑल अराउंड अस, इट हैज सब्सटेंस बट कैन नॉट बी सीन। अच्छा, एयर हर जगह प्रेजेंट है बट वी कांट सी एयर विथ आवर नेकेड आई। ठीक है, हम एयर को टेस्ट नहीं कर सकते बट हम उसे फील कर सकते हैं। कैसे फील करते हैं? जब हवाएं चलती हैं हम एयर को फील कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पत्तियां हिलती हैं। ठीक है, it can move things since we can see the clouds moving in the sky and storms approaching us in a distance। ठीक है, और जब तूफान आता है, ठीक है, तब हम देखते हैं कि यहां से यहां चीजें चली गई, वो तूफान के थ्रू जाती हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एयर, एयर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं देख लेते हैं। एयर ऑक्युपाइज स्पेस, एयर स्पेस घेरता है। ठीक है, एयर क्या करता है? एयर must take up a space because when we put air in a bicycle tires or balloon it becomes bigger. The process of filling air into any expendable substance is called inflation. अच्छा, एयर स्पेस कैसे ऑक्युपाई करता है? सपोज करिए एक बलून है, आप जब बलून में हवा भरते हो तो एक सर्कुलर का शेप लेते हैं, एक सर्कल का शेप वो लेता है, या जब बाइसाइकल्स या बाइक्स के टायर में जब आप लोग हवा भरते हो तो एक सर्कल का शेप लेता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एयर भी स्पेस ऑक्युपाई करता है। अब इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग एयर इनटू एक्सपेंडेबल, जब आप एयर को किसी ऐसे चीज में भरते हो जो कि बड़ा हो सकता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है इन्फ्लेशन। जैसे कैसे बड़ा हो सकता है? आप टायर्स में हवा भर रहे हो, आप बलून्स में हवा भर रहे हो, तो वो जो प्रोसेस है आपके हवा भरने का, उसी प्रोसेस को इन्फ्लेशन कहते हैं। जिस तरीके से एयर आपका स्पेस घेरता है उसी तरीके से एयर का कुछ वजन भी होता है। एयर ऑल्सो हैव वेट। देखते हैं कैसे होता है। एयर क्या है? एयर बहुत सारे गैसेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए उसका वेट होता है। हाँ, टू प्रूव दिस आप क्या करिए, आप एक एक्टिविटी लीजिए करिए। ठीक है, अच्छा एयर का वेट होता है कैसे पता चलेगा? चलिए एक एक्टिविटी इसके लिए करते हैं। आपको क्या करना है, टाई 3 बलून्स एट ईच अदर एंड ऑफ द स्टिक। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखिए एक स्टिक लीजिए, उसके दोनों किनारों पे आप एक बलून बांध दीजिए। टाई अ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक एंड होल्ड द स्टिक अप। आप एक काम कीजिए, उस स्टिक के मिडल में एक धागा बांध दीजिए। ठीक है, और स्टिक को ऐसे ऊपर की तरह, आप यहाँ पे पिक्चर में से देखिए, इस पिक्चर को देखिए। द स्टिक शुड बैलेंस, बट रिमेंबर वन थिंग, ये जो स्टिक है ना वो प्रॉपर बैलेंस्ड होना चाहिए, एकदम ऐसे नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। Remove the balloon from one end, fill them with air and tie their ends. Rehang them on the stick. आप एक काम करिए, आप इन दोनों में से कोई भी एक बलून को लीजिए, उसका हवा निकाल दीजिए और दूसरे वाले में हवा रहने दीजिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा पोर्शन ऊपर गया, कौन सा पोर्शन नीचे आया। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, एयर हैज अ वेट। ओके, चलिए, एयर एक्सर्ट प्रेशर। अच्छा, एयर जो है प्रेशर भी देता है। कैसे देता है? एनीथिंग विच हैज वेट एक्सर्ट अ प्रेशर। देखिए, दुनिया में किसी भी चीज का अगर वेट है तो वो प्रेशर देगा। ठीक है, सो एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। आप जानते हो एयर का वेट होता है, दैट्स वाई एयर भी प्रेशर दे सकता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, व्हेन वी सक अ स्ट्रॉ वी स्वेलो सम ऑफ द एयर इन द स्ट्रॉ। अच्छा, आप स्ट्रॉ जब लेते हो, खाली स्ट्रॉ है, आप क्या करते हो, आपने अपने मुंह में स्ट्रॉ लिया और जब आप उसको खींचते हो तो ऐसा फील नहीं होता कि आपके मुंह में हवा जा रही है। ठीक है, this makes the pressure of the air inside the straw less than the pressure of the air outside। अच्छा, उस स्ट्रॉ में जितनी हवा आई है, ठीक है, मीन्स अगर उस स्ट्रॉ में, देखिए ये स्ट्रॉ है, इस स्ट्रॉ में जितनी भी एयर आपकी आ रही है, ठीक है, इस स्ट्रॉ में जितनी एयर आ रही है, इस एयर का प्रेशर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ एयर आउटसाइड द स्ट्रॉ। ठीक है, the air outside therefore pushes the water or cold drink into the
स्ट्रॉ। और एयर की ही हेल्प की वजह से हम लोग स्ट्रॉ से या तो पानी पीते हैं या तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वो हमारे मुंह में आता है। ठीक है, समझ गए माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एयर प्रेशर के, कौन कौन से हैं देखते हैं। मेडिसिन ड्रॉपर, ठीक है, आप लोग जानते हो मेडिसिन ड्रॉपर होता है, सी दिस इज ड्रॉपर, ठीक है, ये ड्रॉपर है। टेक अ ड्रॉपर, take a dropper and dip its tip into some water. Firmly press the bulb. The air from the tube are forced out and the pressure inside the bulb is reduced. आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, एक ड्रॉपर लीजिए और ये एंड को पकड़िए और उसमें कुछ पानी को लीजिए। ठीक है, जब आप ऐसे ऊपर से इसको दबाओगे ना तो पानी उसमें कुछ आ जाएगा आपके इस पोर्शन में। ठीक है, इस पोर्शन में आपका पानी आ जाएगा। The air from the tube forced out and the pressure inside the bulb is reduced. अब उससे क्या होगा, जो आपके ट्यूब में जो एयर है वो बाहर निकल जाएगा और एयर प्रेशर जो है बल्ब इस ट्यूब का वो कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया मेडिसिन ड्रॉपर का क्या यूज है। ठीक है, on releasing the bulb, outside air pressure acting on the surface of the water forces it into the tube. अच्छा, ये सब कैसे होता है, जब आप इसको ऐसे दबाते हो ना तो आपने क्या किया, आपने प्रेशर पुट किया। ठीक है, जिसकी वजह से जब आप बल्ब को दबाने के बाद पानी उसमें आ गया पूरा, जब आप उसको ऐसे छोड़ोगे, ठीक है, जब आप इस बल्ब को, ये जो इसका ये माउथ है, जब आप इसको छोड़ोगे तो प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर फोर्सेस इनटू द ट्यूब। जैसे ही आप छोड़ोगे तो उसी प्रोसेस में वो पानी एब्सॉर्ब हो जाएगा अंदर। ठीक है माय डियर चिल्ड्रंस, चलिए ये तो आपको एक्सपेरिमेंट करना था वो मेडिसिन ड्रॉपर की हेल्प से। अब सिरिंज, अब सब लोग जानते हो इंजेक्शन किसी को अच्छा नहीं लगता, सबको डर लगता है जब हमें इंजेक्शन लगता है। सिरिंज, अ सिरिंज ऑल्सो वर्क बाय एयर प्रेशर। आप जानते हो सिरिंज हमेशा खाली होता है। ठीक है, और आप देखते हो ना जब हम ब्लड निकलवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जब हमें इंजेक्शन लगता है, ठीक है, वो एक खाली ट्यूब होता है सिरिंज का, बट उसमें कुछ लिक्विड भरा जाता है। वो कैसे भरा जाता है, वो भरा जाता है आपके एयर की हेल्प से। ठीक है, व्हेन द हैंडल इज पुल्ड आउट, एयर प्रेशर पुशेस द मेडिसिन इनटू द एम्प्टी स्पेस इन द सिरिंज। आप जानते हो जब भी कोई लिक्विड हमें भरना होता है सिरिंज में, हम इस पोर्शन को, हम इसको बाहर निकालते हैं, इसको बाहर ऐसे खींचते हैं, ये हम खींचते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका एयर प्रेशर बाहर निकला है और जिसकी वजह से उस एम्प्टी सिरिंज में आप चाहे ब्लड भरना हो, चाहे आपको कोई मेडिसिन भरना हो, आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आती है बारी लिफ्ट पंप। अच्छा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कई सारे ट्यूबवेल्स हैं। ठीक है, चलिए इसका क्या मतलब है आइए देखते हैं। लिफ्ट पंप, a common lift pump, hand pump, work on some principle as a drinking straw and syringe. अच्छा, आप सब लोग जानते हो, आप सब लोगों ने ये देखा होगा ट्यूबवेल्स। आप जानते हो जब आप ट्यूबवेल चलाते हो तो आपको पानी मिलता है, वो कैसे आपको मिलता है। इसका जो ट्यूबवेल का आपका कॉन्सेप्ट है वो सीधे सीधे काम करता है आपके सिरिंज और मेडिकल ड्रॉपर के उस पर। When the piston in the pump move up, the pressure inside the pump is reduced. जब आप ये जो आपका हैंडल है, जब आप हैंडल को ऊपर उठाते हो, ठीक है, तो जो पंप के अंदर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। मतलब जब आप पानी लेने के लिए जो ट्यूबवेल का टेल होता है, ये वाला पोर्शन, जब आप इसको ऊपर उठाते हो तो जो एयर प्रेशर उस पंप में मौजूद है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। And the valve at the bottom opens to allow water to rush above the valve. और valve का क्या मतलब है, नीचे एक रबर टाइप का सब्सटेंस होता है, जब आप उसको खींचते हो ना तो वो जब ऊपर आता है, उसी के ऊपर आने के बाद आपको पानी ट्यूबवेल में मिलता है। आप देख सकते हो ये वाल्व है आपका। ठीक है, आपने इसको खींचा, वाल्व ये ऊपर आया और ये ऊपर आया, उसके बाद आपको ये पानी यहाँ पे मिला। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें। चलिए, इन दिस वे by repeated strokes of the piston, water is drawn from the well or underground surfaces. अब पानी क्या होता है, आप सब जानते हो, हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते। जैसे हम एयर के बिना नहीं रह सकते, वैसे हम पानी के बिना भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हमें पानी पीना चाहिए क्योंकि हर लिविंग बीइंग को पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अगर आप पानी नहीं पियोगे
तो उससे हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे हमें बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, और पानी हमें क्यों चाहिए हमारी बॉडी के लिए? हमें डाइजेस्ट करने के लिए, हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, सर्कुलेशन एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, जो सर्कुलेशन हो रहा है, उसके लिए चाहिए। उसके बाद हम लोग जब खाना हम खा लेते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग फ्रेश होते हैं, हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, हम अपनी बॉडी को फ्रेशन अप करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका वाटर। ठीक है, अदर देन ड्रिंकिंग, सिर्फ पानी पीना ही नहीं यूज, सिर्फ पानी पीने के लिए यूज नहीं होता है, इसके अलावा भी पानी के बहुत सारे यूज हैं। कौन कौन से? जैसे क्लीनिंग है, बाथिंग है, कुकिंग है, गार्डनिंग है, एक्सेट्रा। इन सारी चीजों में आपका पानी यूज होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, वैसे आपके प्लांट्स भी पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। आपका एग्रीकल्चर, ठीक है, खेती सबसे ज्यादा पानी पे ही डिपेंड करती है। हमें पानी किन किन चीजों के लिए चाहिए? हैव अ लुक। आपको फार्मिंग के लिए चाहिए, ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, गार्डनिंग के लिए चाहिए, बाथिंग और कुकिंग के लिए चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए हमें पानी चाहिए। दो नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। आपको पता है हमारे पूरे अर्थ का 3/4 पार्ट पानी से भरा हुआ है, लेकिन जो फ्रेश वाटर का अमाउंट है, जो हम पानी पी सकते हैं, वो बहुत ही कम है। और वो किन सोर्सेज में अवेलेबल है? वो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड अंडरग्राउंड में है। ठीक है, रेनफॉल, जब बारिश होती है, तो बारिश होने के साथ साथ जब बारिश की बूंदें गिरती हैं जमीन में, तो बहुत सारे पानी हमारे सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और एब्जॉर्ब वहां तक होते हैं जहां तक पत्थर नहीं होते हैं, पत्थरों से एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, इट कलेक्ट्स ऑन टॉप ऑफ दिस नॉन पोरस रॉक्स। द टॉप ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। ना वाटर टेबल का क्या मतलब है? वाटर टेबल का मतलब है, माय डियर स्टूडेंट्स, जब बारिश होती है, बारिश का पानी ऑटोमेटिकली आपका ग्राउंड पे ही गिरता है, वहां से फिर वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्व होता है। और जब वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्व होता है, तो वो वहां तक एब्जॉर्व होता रहता है। जमीन के अंदर भी कई सारे रॉक के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो रॉक के स्ट्रक्चर के बाद जहां पे रॉक का स्ट्रक्चर आ जाता है, वहां से पानी एब्जॉर्व हो नहीं सकता। तो जहां तक वो पानी एब्जॉर्व हो रहा है, उस लेयर को हम कहते हैं वाटर टेबल, वहां तक। ठीक है, वेल्स आर डग टू ड्रॉ दिस वाटर आउट, और वहीं पे कुएं खोदे जाते हैं जहां से आपको पानी मिलता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी रेनफॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, बारिश कम हो रही है, तो आपका वाटर लेवल क्या होता है? बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, वाटर क्या है? आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब क्या है? पानी किसी के साथ भी मिक्स हो जाता है। ठीक है, many solid and liquids dissolve readily in water. The substance which dissolve in water are called soluble substances. Now soluble और insoluble का क्या मतलब है? जो सब्सटेंस आपके पानी में घुल जाते हैं वो सॉल्यूबल कहलाते हैं, और जो पानी में नहीं घुलते हैं वो इनसॉल्यूबल कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सॉल्वेंट क्या होता है और सल्यूट क्या होता है? देखिए, द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब जो घुल गया वो सॉल्यूबल, जो नहीं घुला वो इनसॉल्यूबल। बट क्या घुला? जो घुला उसका नाम है सॉल्यूट। ठीक है, हाँ, और जो पानी में नहीं घुला, ठीक है, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? रिमूवल ऑफ इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं, और जो पानी में नहीं घुलती हैं उन्हें हम कैसे हटाएंगे? देखिए, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इन सब्सटेंसेस को हटाते हैं। The insoluble impurities which are heavier than water are removed by sedimentation and decantation methods. जितने भी insoluble impurities होती हैं जो पानी से ज्यादा हैवी होती हैं, वो आपका sedimentation के और decantation मेथड से हटते हैं। ठीक है, और फिल्ट्रेशन। अब उसके बाद फिल्ट्रेशन की बारी आती है। आप सब लोगों के घर में फिल्टर लगे हुए हैं। ठीक है, वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो पानी को प्यूरिफाई करते हैं, जिसके बाद हम वो पानी हमारे पीने लायक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक थिन क्लॉथ या फिल्टर लगा होता है। ये देखिए,
आप देख सकते हो ट्यूब है, इस ट्यूब में एक थिन क्लॉथ या फिल्टर लगा होता है जो कि आपका पेपर यानी स्टेनर का काम करता है। जब हम लोग चाय पीते हैं, हम लोग चाय छान के पीते हैं ना, उसी तरीके से स्टेनर का ये काम करते हैं आपके पेपर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। द वाटर फिल्टर्स यूज्ड इन होम्स एंड ऑफिसेस, ये सारे के सारे आपके होम और ऑफिसेस में यूज होते हैं। रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर। अच्छा, बहुत सी ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो पानी में घुलती ही नहीं है, ठीक है, उन्हें आप कैसे हटाओगे? अब देखो, सॉरी, बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो पानी में ऑलरेडी घुल चुकी हैं बट वो गलत हैं, वो इम्प्योर हैं, उन्हें आप कैसे हटाओगे? उनको इवापोरेशन मेथड से आप हटाओगे। ठीक है, इसमें क्या करोगे, आप कुछ सॉल्ट, आप क्या कीजिए, सॉल्ट वाटर एक शैलो डिश में लीजिए। आप देखिए ये, इसमें एक ऐसे बर्तन में आप एक सॉल्ट वाटर ले लीजिए और इसको गर्म करते रहिए जब तक कि पानी पूरा का पूरा इवापोरेट ना हो जाए। सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिश, और जब पानी खत्म हो जाएगा ना तो नीचे आपका सॉल्ट रह जाएगा। If you hold a cold plate on top of the escaping steam, it condenses forming droplets of water on the plate. और जब आप इसके ऊपर एक प्लेट ऐसे ढक दोगे ना, तो जब आप इसको उठाओगे तो आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स मिलेंगे इस पर। ठीक है, The water obtained by this method pure, free from all soluble and insoluble प्रॉपर्टीज। और इस मेथड के थ्रू आपको जो वो पानी मिला है वो 100% प्योर पानी है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। फिर डिस्टिलेशन का प्रोसेस आता है। ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय फर्स्ट बॉइलिंग इट एंड देन कंडेंसिंग द स्टीम। इस डिस्टिलेशन के प्रोसेस में पहले आप पानी को बॉईल करके प्यूरिफाई करते हो, फिर स्टीम का कंडेंसेशन करते हो, वो उस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। इसमें दो प्रोसेस आता है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। चलिए देखते हैं क्या है। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। इस मेथड में आपका जितने भी घुले हुए इम्प्योरिटीज हैं उन्हें हटाने का काम होता है। हमें पानी को तब तक बॉईल करना है जब तक कि वो प्योर वाटर ना बन जाए। ठीक है, अब क्या होता है, बॉईल होने के बाद पानी जो है अच्छे से बॉईल हो जाता है और सारी इम्प्योरिटीज नीचे रह जाती हैं। द स्टीम इज पास टू अ कंडेंसर विच इज केप्ट कूल बाय सर्कुलेटिंग कोल्ड वाटर अराउंड इट। द स्टीम कूल्स डाउन इन द कंडेंसर एंड चेंज इनटू वाटर वेपर। दिस प्रोसेस इज कलेक्टेड अनदर फ्लास्क, दिस इज प्योर वाटर। इस पूरे के पूरे प्रोसेस के बाद जब पानी एक दूसरे फ्लास्क में हम लेते हैं, उसे वो पानी हमारा पूरा का पूरा प्योर वाटर होता है। ठीक है, चलिए प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब आप ड्रिंकिंग वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे कर सकते हो? पानी, साफ पानी हमारे जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द वाटर फाउंड इन लेक्स एंड रिवर्स आर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो लेक और रिवर में पानी पाए जाते हैं वो सीधा सीधा पीने के लिए फिट नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों ही इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, और अगर आप उसको ऐसे ही कंज्यूम कर लोगे तो आप बीमार भी हो सकते हो। तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने का? देखिए, कोगुलेशन क्या होता है? Alum and other chemical added to water to form tiny sticky particles called floc that attract dirt particles। ठीक है, पानी में अलम का मतलब फिटकरी, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि वो स्टिकी पार्टिकल्स, मतलब वो जब मिलते हैं तो वो स्टिकी पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, चिपचिपे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके थ्रू आप डर्ट्स को चिपकाने का काम कर सकते हो। फिर फ्लोकुलेशन। फिर फ्लोकुलेशन का क्या मतलब होता है? द वाटर इज स्टर्ड स्लोली विथ पैडल्स टू मिक्स द अलम विद द डर्टी वाटर। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे, पैडल्स मतलब ऐसे, हाँ, धीरे धीरे फिटकरी या अदर केमिकल्स को मिलाया जाता है पानी में ताकि वो प्योर वाटर बन पाए। फिर सेडिमेंटेशन का प्रोसेस आता है। वाटर इज कलेक्टेड इन लार्ज ओपन टैंक्स एंड लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्यू डेज। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, पानी एक बड़े से टैंक में लिया जाता है और उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। The heavier suspended impurities sink to the bottom and settle down. Chemicals like alum are used to aid sedimentation by loading. Air and sunlight kill many harmful bacteria. फिर क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाते हैं, और जब वो ऊपर की पानी का लेयर है, इट मीन्स वो आपका प्योर लेयर है। ठीक है, उसमें एयर और सनलाइट कई हार्मफुल बैक्टीरियाज को मार चुके होते हैं। ठीक है, फिर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आता है। सेडिमेंटेशन के बाद वाटर जो है आपके कई सारे क्लीन सैंड बेड्स
मतलब बहुत सारे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से होकर गुजरता है, जिससे हमें एक प्योर वाटर मिलता है। क्लोरीनेशन, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि पानी में क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीनेशन क्या प्रोसेस होता है? The filtered water is disinfected with a very small quantity of chlorine gas to kill bacteria. पानी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्लोरीन मिलाया जाता है, जिससे बैक्टीरियाओं को हम मार सकें और हमें एक प्योर वाटर मिल पाए। This water is then stored in a water tank at a higher level. As water always flow from higher level to a lower level, it is distributed to various localities in the city. अब देखो, हमें पूरा प्योर पानी मिल गया। अब क्या होता है, पानियों को वाटर टैंक्स में रखा जाता है, ठीक है, जो जिसे जब भी जरूरत होती है लोकेलिटीज में पानी को उस तरीके से भेजा जाता है। To be absolutely sure, water should be boiled for at least 10 minutes to kill the germs and then filtered with water purifier. अच्छा, हमने तो सारे प्रोसेस पढ़ लिए हैं, लेकिन स्टिल आपको अगर एकदम 100% श्योर होना है कि मैं जो पानी पी रहा हूं या पी रही हूं वो प्योर है, आप वाटर को कम से कम 10 मिनट उबालिए, उसको ठंडा कीजिए, फिर पीजिए। वो पानी आपका सबसे प्योर पानी होता है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस पूरे चैप्टर की समरी क्या है देख लेते हैं। अर्थ क्या है हमारा, सॉरी एयर क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है, और ये एक एनवलप का काम करता है जिसने हमारे अर्थ को ढक रखा है। हमारा एटमॉस्फेयर 5 लेयर में डिवाइडेड है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेस है। और वो कौन कौन सी अदर गैसेस है, जिसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन एंड नियॉन, ठीक है। एयर क्या है, आपको एयर के पास उसका अपना खुद का स्पेस है, खुद का वेट है और खुद का प्रेशर है। पानी क्या है, पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब पानी में कुछ भी मिला दो सब मिल जाता है, ठीक है। Soluble and insoluble impurities can be removed from water by sedimentation, decantation, filtration, evaporation, distillation. तो ये सारे वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप पानी के soluble और insoluble impurities को हटा सकते हो। Water is treated by the water work department in town and cities. हर सिटी में एक वाटर डिपार्टमेंट होता है जो पानी को साफ करने का काम करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपने एयर और वाटर के बारे में पढ़ा है, उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आप कैसे उन्हें साफ कर सकते हो, सारी चीजें, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से गो थ्रू करिएगा, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, अब अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय।